पक्के रंगों की मोहब्बत किताब का भी यही नाम है और राइटर हैं काजी नसीर आलम। इसी किताब में से अफसाना शामिल कर रहा हूं जो इनका टाइटल अफसाना है, पक्के रंगों की मोहब्बत। वो वक्ती फरिश्तगी और जिद और मोहब्बत के फर्क को जान चुका था। वो जान चुका था कि मोहब्बत एक अम्ले मुसलसल है, जैसे समुंदर में लहरों का तसलसल। मोहब्बत किसी दरिया के सैलाबी रेले की तरह कमसर्फ नहीं होती, जो अपने आप में ना समा सके और उछल कर किनारों से बाहर आ जाए और फिर कुछ ही अरसे बाद जोहर में तब्दील हो जाए। गर्मी और सर्दी महज एहसास का नाम है या वाक़तन कोई हकीकत, लेकिन हब्स का वजूद मुसल्लम है। हब्स मौसम माहौल में हो या माशरे में किसी बद्दुआ की तरह मुसल्लत होता हुआ महसूस होता है। अव्वल की मोहब्बत की तरह कराची में गर्मी का पहला महीना भी संभाले नहीं संभलता। 2 दिन लौ के थपेड़े चलते रहे और आज ऐसा हब्स के घुटन के मारे सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। घर गोया ईंटों का भट्टा बना हुआ था। जरा शाम ढली तो मौसम अचानक खुशगवार हो गया। कराची का भी अजीब मौसम है। शाम होते ही ठंडी हवा के झोंके दिन भर की सख्ती को भगा ले जाते हैं। शायद जब ही ये शहर बड़े बड़े सदमात झेल जाता है। हमारा घर शहर के मुजाफात में अलग थलग वाक़या खूबसूरत बस्ती में था। शहर की मसरूफ तरीन जिंदगी से निकलकर शाम को घर वापस पहुंचते तो लगता कि वक्त ने अपनी रफ्तार कम कर दी हो। खूबसूरत लम्हे खा कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन अपनी दस्तरस में लगते थे। हम सब ने रात का खाना खाया और चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकल खड़े हुए। यह हमारी बस्ती के बेशतर मकीनों का गर्मियों में मामूल था। गाड़ियों के शोर और धुएं से पाक सड़कों को देखकर यूं महसूस होता था कि जैसे ये पैदल चलने वालों के लिए ही बनाई गई हो। जा बजा दिन भर के थके मांदे लोग अपनी फैमिलियों के साथ चहलकदमी कर रहे थे। बच्चे बेफिक्री से इधर उधर भागते फिर रहे थे। हमारे घर से कुछ ही फासले पर मेरी दोस्त कायनात का घर था। हम टहलते हुए उनके घर के सामने पहुंचे तो उसका भाई शानी और उसके दोस्त घर से मुतस्सिल लॉन में अपनी महफिल जमाए हुए थे। ट्रे में एक जानिब रखी हुई प्यालियों से अंदाजा होता था कि अभी चाय का दौर खत्म हुआ है। शानी और उसके दोस्तों के अलावा उनके दरमियान मौजूद चौथा फर्द नो वारद था। बस्ती छोटी हो तो बस्ती भी है। मकीन एक खानदान की तरह होते हैं, न सिर्फ एक दूसरे को बल्कि एक दूसरे की मुश्किलात और परेशानियों को भी जानते हैं और जानकर खुश होने की बजाय हत्तुल इम्कान उन्हें रफा करने की कोशिश करते हैं। आबादियां जू फैलती हैं ना जाने दिल क्यों सुकड़ने लगता है। शनासाई अजनबियत में तब्दील होती है, मोहब्बतें कदूरतों में, फिर थाना बनता है तो अपने वजूद के जवाज के लिए इसबाब भी पैदा करता है। यूं रही सही कसर पूरी हो जाती है। हमारी बस्ती चूंकि चंद 100 घरों पर मुश्तमिल थी, इसलिए सब एक दूसरे को किसी न किसी हवाले से जानते थे। नो वारद को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद कायनात का कोई कजन हो। मैंने ना जाने किस ख्याल के तहत कनखियों से उनकी जानिब देखा। वो सब अपनी बातों में मगन थे। नो वारद अपने दोस्तों में कहीं ज्यादा बेफिक्री के साथ बैठा था और उन सब में नुमाया नजर आ रहा था। यूं लगता था कि उसकी पेशानी पर कोई नजर न आने वाली तहरीर हो कि मैं महज हजूम में से एक नहीं, वरना बज़ाहिर कोई खास बात भी नहीं थी उसमें। और उस वक्त तो वो मुकम्मल तौर पर दुनिया से जोग लेकर बैठा हुआ था, हर चीज से लाताल्लुक और बेपरवाह। हवा के दोष पर जा बजा लहराते रंगीन आंचलों की उसे परवाह थी और ना ही अपनी। जॉगिंग के ट्राउजर और गोल गले की सफेद टी शर्ट पहने हुए था। किसी कदर लंबे और खूबसूरत तराशे हुए बाल बिखरे हुए थे जो हंसते हुए उसके चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें हाथ से पीछे झटक देता था। मजाकता से बेजारी टपकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह तमानियत थी। निगाहें उसके चेहरे पर रुक जाती थी। बहरहाल हम वापस घर आ गए। अगले रोज जब हम दोबारा चहलकदमी करते हुए कायनात के घर के सामने पहुंचे तो बेख्तियार मेरी निगाहें घास के उस कित्ते की जानिब उठ गईं, लेकिन वो इनमें मौजूद नहीं था। फिर ये मामूल बन गया
जब भी वहां से गुजर होता मेरी मतलाशी निगाहें उसको ढूंढती रहती। ठीक 1 हफ्ते बाद वो उसी जगह अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। मुझे एक अनजानी सी मसरत का एहसास हुआ। बेनियाजी उसकी शख्सियत का कोई अहम जुज़ थी। जिनके साथ था उन्हीं में मगन था। मर्दों की ये सिंफ ना जाने क्यों मादूम होती चली जा रही है। घर पहुंचते तक मैं उसके ख्यालों में मगन थी। नींद गायब थी, आंखों के सामने बार बार उसका चेहरा आ जाता था। सोने से कबल मेरे दिल ने एतराफ़े जुर्म कर लिया था। मैंने भी कोई वजाहत तलब नहीं की। मुझे यूं लगा जैसे मेरे दिल ने खुद ही सजा भी तजवीज कर ली हो, उम्र कैद की सजा। वो अगरचे मुल्ज़मान के कटहरे में खड़ा था, लेकिन अपने जुर्म पर नादम नहीं बल्कि नाज़ा था। मेरी पसलियों के कटहरे में खड़ा चिल्ला रहा था, हाँ मैंने ये जुर्म किया है, मुझे यही सजा चाहिए, उम्र कैद की सजा। मुझे यूं लगा कि अगर उसे ये सजा ना दी गई तो वो जुनून के आलम में कटहरे को तोड़ते हुए बाहर आ जाएगा। और फिर वही हुआ। अकल की 100 दलीलों को दिल एक एक करके रद्द करता चला गया। दिल फिर जीत गया। ये दिल का भी क्या मामला है। धोस धमकियों को खातिर में नहीं लाता। मजबूर करने की कोशिश करो तो बदन में दौड़ते हुए लहू की रवानी मुनक़ता कर देता है और सबसे पहले दिमाग को ही सजा देता है। सिर्फ कायनात ही थी जिससे इस मामले में मदद मिल सकती थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त थी। हमारा स्कूल और कॉलेज का ताल्लुक अब यूनिवर्सिटी तक दराज हो चला था। हमें यूनिवर्सिटी लाने और ले जाने के लिए एक ही वैन मामूर थी। वैन में इस मामले पर बात करना मुमकिन नहीं थी। फ्री पीरियड के दौरान मैं उसे एक जानिब ले गई और बगैर किसी लगी लपटी के अपना मुद्दा बयान कर दिया। वो चंद लम्हे हैरत से मेरी शक्ल देखती रही, फिर कहने लगी, मुझे ये तो पता है कि तुम खासी मुंह फट हो, लेकिन मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। तुम शायद तबरेज की बात कर रही हो। वो शानी भाई का दोस्त है। हर वीकेंड पर हमारे घर आता है और रात देर गए घर की राह लेता है। यूनिवर्सिटी में दोनों साथ पढ़ते हैं। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती। तुम मुझे उसका फोन नंबर दे सकती हो, शानी भाई के मोबाइल में फीड होगा। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया है, क्या बात करोगी? अपने लिए भी मुसीबत पैदा करोगी और मेरे लिए भी। कायनात हत्थे से उखड़ गई। क्लास का टाइम खत्म हो गया। ये कहते हुए वो खड़ी हो गई। जैसे तैसे करके बकिया लेक्चर भुगताए और कायनात के साथ वैन की जानिब जाने की बजाय अकेले ही चल पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ था। वैन में भी सारे रास्ते मैंने उससे कोई बात नहीं की। वो कोई बात करने की कोशिश करती तो मैं बेजारी में हूँ हाँ में जवाब दे देती। घर के सामने वैन रुकी तो मैं उसे खुदा हाफिज कहे बगैर उतर गई। मेरा रद्द अमल उसके लिए परेशान कुन था। 2 दिन में ही कायनात ने हार मान ली। सोशल बाइकाट भी बड़ी चीज होती है। कहने लगी, वादा नहीं करती, कोशिश करूंगी। भाई के मोबाइल में नंबर फीड ना हुआ तो ज़ारा से ले लूंगी, वो उनकी क्लास फेलो है। अब तुम अपना मूड ठीक करो। 3-4 हफ्ते गुजर गए। इसके मामूल में कोई तब्दीली नहीं आई। कायनात से मुझे अब तक नंबर नहीं मिला था। पूरा 1 हफ्ता इंतजार के बाद जब उसे देखना नसीब होता तो मेरी आंखों में नमी सी तैर जाती। मेरा दिल बेख्तियार चाहता कि कभी वो इस तरह मुझसे मिलने आए। किसी रोज वो यूं ही सबसे बेनियाज होकर मेरे साथ बैठे, मुझसे गुफ्तगू करे। मगर सब कुछ चाहे जाने से नहीं होता है। सो वक्त गुजरता रहा। दिन में देखे जाने वाले कई ख्वाबों की ताबीर न मिलने के बाद मुझे अब ये यकीन हो चला था कि जागते में देखे जाने वाले ख्वाबों के सिरे से कोई ताबीर ही नहीं हुआ करती। इस तरह तो शायद पूरी उम्र गुजर जाएगी। अगले ही रोज मैंने कायनात को खुले लफ्जों में कता ताल्लुक की धमकी दे दी। उसी रोज वो शाम को मेरे घर आ गई। कहने लगी, ज़ारा यूनिवर्सिटी में शानी भाई और तबरेज की क्लास फेलो रही है। मैंने उनसे भी तबरेज के मुतालिक पूछा था। यूनिवर्सिटी में भी उसका किसी लड़की से दोस्ती रही ना कोई अफेयर। एक लम्हे को रुककर उसने मेरी आंखों में झांका और अपनी बात का मतलूबा असर ना पाकर अपने बैग से एक पर्ची निकालते हुए बोली, ये उसका फोन नंबर है, तावीज बनाकर गले में डालो, घोल कर पियो या दफाए शर के लिए जलाकर इसका धुआं लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। और खुदा का वास्ता भूले से भी ये ना बताना कि नंबर कहाँ से लिया है। मैंने पर्ची उसके हाथ से झपट ली। नंबर क्या हाथ लगा, यूं लगता था कि इल्मुल एदाद की कोई अहम कुलीद हाथ लग गई है। पता नहीं क्यों मुझे ज़ौम था कि सारा मसला हल हो गया है। कायनात कुछ देर रुकने के बाद वापस चली गई।
उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वक्ती खुशी खत्म हो गई। अब तो इससे भी कहीं ज्यादा मसला दरपेश है कि फोन करने की हिम्मत कहां से लाई जाए। मैंने कई मर्तबा नंबर डायल किया मगर बेल बजने से पहले ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। 2 माह गुजर गए, उसके मामूल में कोई तब्दीली आई ना मेरे में। फिर अचानक एक रोज वो खिलाफे तवक्को हफ्ते की शब गायब था। उस रोज मैंने कितने ही चक्कर उस सड़क पर लगाए। मैंने सोचा शायद कोई मसरूफियत होगी। दूसरा हफ्ता भी यूं ही गुजर गया। यूनिवर्सिटी के इन दिनों तातीलात थी। मैंने कायनात के घर फोन किया और पूछा कि मौसूफ इन दिनों कहाँ गायब हैं। कहने लगी उसने इस्लामाबाद में सुकूनत इख्तियार कर ली है। मेरी हालत उस मुसाफिर की सी थी जो किसी आबो गया सहरा में प्यास से निढाल हो चुका हो और कदमों में सकत खत्म होने के बाद बमुश्किल घिसटता हुआ किसी पानी के मशकीजे तक पहुंचे और इससे पहले कि वो अपनी प्यास बुझाए मशकीजा उसके लरसते हुए हाथों से गिर पड़े और पानी को सहरा की तपती हुई रेत एक साथ में अपने अंदर समो ले। मैंने मजीद कोई बात किए बगैर बेजान हाथों से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। एक बार फिर वही नंबर डायल करके लाइन मुनक़ता करने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हर रोज सोने से कबल मैं अपने दिल को तसल्ली देती कि सुबह से फोन करूंगी, ये कहूंगी, वो कहूंगी, ढेर सारी बातें सोचती और फिर जब सुबह होती तो मामला रात पर टल जाता। इसी कश्मकश में कई रोज गुजर गए। आज फिर पूरी रात आंखों में कट गई। सुबह के 4 बजने वाले थे जब मैं पूरी हिम्मत मुज्तमा करके उठी और फोन का रिसीवर उठाकर उसका नंबर डायल कर दिया। काफी देर बेल बजती रही, फिर किसी ने फोन उठा लिया। आप तबरेज बात कर रहे हैं? जी फरमाइए, आप कौन? दूसरी तरफ से हैरत और नींद में डूबी हुई आवाज में जवाब के साथ सवाल भी ताक दिया गया। मैं किरण बात कर रही हूँ। आप किरण हैं, सूरज हैं, चांद हैं, मैं आपको नहीं जानता। उसकी आवाज में बेजारी का अंसर नुमाया था। कैसे हैं आप? मैंने महज बात को तूल देने के लिए एक और सवाल किया। वो झुंझलाकर बोला, मैं अस्पताल के किसी बिस्तर पर पड़ा हुआ मरीज हूँ और ना आप वार्ड के दौरे पर आई हुई कोई डॉक्टर है जो मेरा हाल पूछ रही हैं। आपको मेरा नंबर किसने दिया है और किस मकसद से आपने फोन किया है? एक तवक्कुफ के बाद वो बोला। उसका लहजा शाइस्ता लेकिन 2 टोक था। आप मुझे पसंद है, आपसे बात करनी थी, इसलिए फोन किया। उस वक्त मुझ में न जाने कहां से इतनी हिम्मत उदकर आ गई। ये कई महीनों की घुटन थी या उस हकीकत का इदराक था कि मारूजी हिकायत की रोशनी में जुमला मेरे ही हिस्से में आना था। देखें, मजाक का कोई वक्त होता है और वो कम से कम सुबह के 4 बजे नहीं होता। आपको कोई गलत फहमी हुई है या आपने नींद में कोई गलत नंबर डायल कर दिया? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और ना आप इसे मजाक में टालने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। जंगला में दूसरी जानिब सकूत रहा, फिर अचानक तकरीबन रो देने के अंदाज में बोला, मैं जैसा भी हूँ किसी को यूं मेरा तमस्खुर उड़ाने का कोई हक नहीं पहुंचता है। शक्लो सूरत खुदा की देन है, मैं अगर इस पर शाकर नहीं तो काने जरूर हूँ। अरे मेरे तो माँ बाप भी मुझे महज औलाद होने के नाते अजीज रखने पर मजबूर हैं, वरना मेरी शक्लो सूरत तो उन्हें भी कभी नहीं भाई, तभी इतनी दूर भेज दिया मुझे ताकि कम से कम छोटे भाइयों के ही रिश्ते हो जाए। मुझ पर फोन मिलाने से कबल जो खौफ था उसकी जगह अब झुंझलाहट ने ले ली थी। मैंने कहा कि आप जो भी समझें, जो हकीकत थी वो मैंने आपको गोशगुजार कर दी। अच्छा ठीक है, ये जतलाने की क्या जरूरत है? मुझे भी कबूतर बहुत पसंद है लेकिन मैंने कभी उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा। ये कहते हुए उसने फोन बंद कर दिया। मैं हैरत से फोन के रिसीवर को देखे जा रही थी। अजीब ही तरह का इंसान था। अगले रोज मैंने फिर उसी वक्त फोन किया। वो जैसे मेरे फोन के ही इंतजार में बैठा था। दूसरी या तीसरी बेल पर ही उसने फोन उठा लिया और मेरे कुछ कहने से कबल ही कहने लगा, माजरत करने की जरूरत नहीं, बाज लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, आपको शायद फोन करने की। खैर मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। वो जिद करने पर तुला हुआ था। मैंने कहा, आपके तंज के तीर खत्म हो गए? अब जैसे दूसरी जानिब चुप लग गई हो। 2 घड़ी बाद वो यकसर मुख्तलिफ लबो लहजे में बोला, मेरा मकसद हरगिज आपकी दिल आजारी करना नहीं था। आप फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ, बताइए कैसे फोन किया। मैंने कहा कि एक दफा बता चुकी हूँ कि क्या आप बार बार सुनना चाहते हैं? वो पूरी संजीदगी के साथ बोला, आपके साथ किसी ने मजाक किया है। मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जिसमें इंसान इस जहां की बजाय दूसरे जहां को सोचता है। आपने शायद मुझे देखा नहीं, मैं 40 के पेटे में हूँ। मैंने जवाब में उसकी उम्र और हौलिया बता दिया, लेकिन वो भी हार मानने पर तैयार नहीं था। कहने लगा, वो मेरा सबसे छोटा भाई। मैंने कहा कि मैं आपको जानती हूँ, आपको किस तरह यकीन दिला?
आइंदा फोन ना करके, वो झट से बोला। मुझे उससे कम से कम इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। अपनी जात की बेतौकीरी के साथ जज्बात को रौंदे जाने का एहसास सता रहा था। कभी अपने आप पर शदीद गुस्सा आने लगा। अब मैं फोन करती तो वो लाइन मनकता कर देता। आखिर तंग आकर मैंने गम और गुस्से की शदीद कैफियत में टेक्स्ट मैसेज भेजा कि मैं तुमसे टूट कर मोहब्बत करती हूँ और अब तुमने फोन रिसीव ना किया या तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं खुदकशी कर लूंगी और इसके जिम्मेदार तुम होगे। अगले रोज ठीक उसी वक्त मेरे फोन की घंटी बजी। तबरेज बात कर रहा हूँ। राब्ता होते ही वो बोला। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। CLI पर आए हुए नंबर्स को देखकर उसने कॉल मिलाई होगी शायद। आपको इल्म है खुदकशी क्या है? उसने पूछा। सिसक कर और घुट घुट कर मरने से बेहतर है, मैंने चिल्लाकर जवाब दिया। वाह, हमारे वतन अजीज में शायद यौमिया 4 से 5 अफराद खुदकशी कर लेते हैं, लेकिन आज से कबल किसी ने भी मुझे आगाह करना जरूरी नहीं समझा। आपको क्या पड़ी थी? उनकी जिंदगी और मौत का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैंने उसकी बात दरमियान से उचक ली। उसने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, जहां हलाल और हराम के दरमियान फर्क ना रहे वहां किसी को क्या समझाया जाए। सब इल्म रखते हैं और इल्म के जोर पर ही सब कुछ करते हैं। नफस जब मनमानी पर उतर आए तो वो जमीर की नहीफ सी आवाज का मुकाबला करने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर लेता है। बिला मुआवजा काम करने वाली वकीलों की ये फौज हर वक्त हमारे हमरा होती है, जो उज्र तराशती है और जवाज करती है और फिर ख्वाहिश का मुजस्सम बुत तख्लीक करके हमें सजदा रेस करा देती है। अपनी बात मुकम्मल करते ही उसने यकदम पैंतरा बदला और अचानक बोला, आपको कोई नफ्सियाती आर्जा है क्या? मेरे सब्र की इंतहा हो गई थी। उसके आखिरी अल्फाज ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। मैंने बमुश्किल कहा, मेरी बात का यकीन करो, मुझे कोई नफ्सियाती आर्जा लाहिक नहीं है। मुझे कोई नफ्सियाती आर्जा लाहिक नहीं है। बेख्वाबी की शिकायत है और ना यासियत के दौरे पड़ते हैं और ना ही मुझे इस वक्त कोई तफरीह सूझती है। तो फिर तुमने ये टेक्स्ट क्यों भेजा था? पता नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, तो फिर तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि मैं उस कब्र पर ना कोई मकबरा बनाऊंगा और ना बकिया उम्र उस पर मजावर बनकर गुजारूंगा। किताबों में लिखी अगर सब कहानियां झूठ नहीं होती तो सब सच भी नहीं होती। हाँ, मुझे इल्म है और इस मुतल्लिक मुझे भी कोई खुशफहमी नहीं। अगर आपने मजाक का ये ज़ौक पाया है तो ये अच्छे भले आदमी के लिए काफी है। कोशिश नहीं, मुसम्मम इरादा करें, बल्कि वादा करें। उसकी शायद अब भी तसल्ली नहीं हुई थी। वादा नहीं कर सकती, मैंने किसी कदर तल्खी से कहा और फोन बंद कर दिया। काफी देर से जब्त किए हुए आंसू बेख्तियार रवां हो गए। उसका एक एक जुमला दिमाग में गूंज रहा था। कितनी ही देर तक मैं अपने आप को और उसको कोसती रही। पता नहीं मसूफ को क्या खुशफहमी है अपने मुतालिक, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, अपनी अहमियत जतलाना चाहता है। मेरी निगाहों के सामने एक एक करके मेरे क्लास फेलोज के चेहरे घूमने लगे जो मेरे पीछे पागल थे। कितनी तल्ख हकीकत है कि जिसकी तलब करो, कि जिसके पीछे भागो, वही शय पकड़ाई नहीं देती, थकाकर मार डालती है। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी अना का बुत चटक रहा था। रात हुई तो ये बुत मुंह के बल गिरा हुआ था। मैंने फिर उसे फलांगा और फोन उठाकर उसका नंबर डायल कर दिया। हेलो जी, फरमाइए। राब्ता होते ही उसकी आवाज सुनाई दी और फिर मेरी आवाज को थाला लग गया। अरे ऐसी 50 नींद दिलाना कोशिशें मैं तर्क सिगरेट के लिए कर चुका हूँ। इरादों की पुख्तगी का ताल्लुक दिल की रजामंदी से होता है। अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया, इतने दिनों से आपसे बात करने की आदत सी हो गई है। अगर कुछ देर और आपका फोन ना आता तो मैं खुद आपको फोन कर देता। उसके लहजे में तंज का शायबा भी ना था। आप फोन बंद कर दें। जी, मैंने हैरत से कहा। अब आपको फोन करने की जरूरत नहीं, ये फरीजा मैं खुद अंजाम दूंगा, आप मुतमईन रहें। आप फोन रखते मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने फोन रखा ही था कि बेल बजी और वो लाइन पर मौजूद था। इंतहाई शाइस्ता लहजे में कहने लगा, मैं अपने साबका रवैये पर माजरत खा हूँ। मुझे आपको समझने में गलती हुई। समझने के लफ्ज पर वो थोड़ा जोर देते हुए बोला, कैसी हैं आप? आपका रंग कैसा है? गंदुमी है? अरे लैला का रंग भी ऐसा ही था। किससे मुशाबत रखती हैं? दुबली पतली। अरे वाह, जबरदस्त। लड़कियां तो बस ऐसी ही खूबसूरत होती है, नाजुक कोमल सी। हथेली पर खड़ी हो जाएं तो उनका बोझ गिरा ना हो, बस फूल की तरह महसूस हो। ढेरों बातें, छोटी छोटी सादा और शगुफ्ता बातें। ये उसकी शख्सियत का यकसर मुख्तलिफ रूप था, मेहरबान और मोहब्बत से भरपूर। उसकी बातों में नरमी और हलावत थी। कहाँ 2 दिन कबल ये आलम
कि कहता था, देखें खुदा करे आप हूर परी हो, लाखों करोड़ों में एक हो, जिसकी नस्ल ढूंढने से भी ना मिले। लड़कियों के हुस्न पर जितना कुछ लिखा गया वो तुम्हारे हुस्न को बयान करने से माजूर हो, किसी शायर के तखय्युल से भी मावरा, लेकिन मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मुझे तुमको देखने, मिलने और पाने की ख्वाहिश है, न बाद में कोई हसरत होगी। लेकिन आज तो वो जैसे किसी और ही रंग में था। मैं उसकी बातों में ऐसे गुम हुई कि सुबह होने का एहसास ही ना हुआ। घर में सबको उठने का वक्त हो गया था। मेरी खिड़की से बाहर निगाह पड़ी, हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। बाहर भी जहां अफसा मंजर था। जिंदगी में कम ही ऐसे मौके मुयस्सर आते हैं जब अंदर और बाहर का मौसम एक सा होता है। कल फोन करेंगे आप? मैंने पूछा। कहने लगा, जब आप चाहें। वैसे एक बात बताएं, क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया। वो कहने लगा कि अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मैंने कहा, जरूर। बाज़-औक़ात हम जिद और वक्ती फरीफ्तगी और मोहब्बत में फर्क समझ नहीं पाते, शायद इसलिए कि हमारी रूह मोहब्बत से नाशना होती है। कभी अपनी जिद को हम मोहब्बत समझ लेते हैं, उस मासूम बच्चे की तरह जो किसी खिलौने को देखकर मचल उठता है, जिद करके माँ बाप को खिलौने के हसूल के लिए मजबूर करता है, फिर रो रो कर आंखें सुर्ख करके हासिल होने वाला ये खिलौना कुछ अरसे बाद घर के किसी कोने खुदरे में पड़ा तवज्जो का तलबगार होता है। या कभी हम वक्ती फरीफ्तगी को मोहब्बत का नाम दे देते हैं, बल्कि उस मासूम बच्चे की तरह जो अपनी क्लास टीचर से मोहब्बत का दावेदार होकर उससे शादी करने का ऐलान करके अपने वालिदैन के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर देता है और फिर शऊर की मंजिलें तय करता है तो अपने दावे को याद करके मुस्कुराने का सामान करता है। अब ये जरूरी तो नहीं कि बदन के साथ जहन भी नशोनुमा पाए। मैंने उसकी बात गौर से सुनी और उस पर भरपूर तंज करते हुए कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, ये मेरा फाइनल ईयर है। आपको फलसफा बिगाड़ने की जरूरत नहीं, ये किसी और के लिए उठा रखिएगा। किस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रही हैं आप? उसने पूछा। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में। मैंने अपने लहजे पर जोर देते हुए कहा, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और इनफरादी ताल्लुकात में जमीन आसमान का फर्क होता है। कभी फुर्सत मुयस्सर हो तो इस पर भी कुछ पढ़ लीजिएगा। एक दूसरे के बगैर जीने के तसव्वुर को मुहाल समझने वालों की जिंदगी शादी के 1 साल बाद ही एक दूसरे के साथ क्यों मुहाल हो जाती है? घंटों पहरों मोहब्बत की चाशनी में लिपटी बातें करने वाले क्यों जहर उगलने लगते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं और फिर खफ्त मिटाने के लिए इल्जाम मुआशी तंगियों पर धरते हैं? क्या मोहब्बत इतनी हकीर होती है कि माली आसूदगियों की मोहताज होकर रह जाती है? जो पा नहीं सकते उनकी खलिश समझ में आती है, जो पा लेते हैं उन्हें क्या तकलीफ होती है? मैंने कहा कि आपको शायद हर मामले का तारीख पहलू देखने की आदत है। मैले होने के डर से सफेद कपड़ों का ना पहनना कहाँ की अक्लमंदी है। मजीद कुछ देर की गुफ्तगू के बाद कल के वादे पर उसने फोन बंद कर दिया। अगले रोज उससे राब्ता हुआ तो पूछने लगा कि आप पूरी रात यूं ही जागती रही हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया। किस लिए? उसने पूछा। पढ़ाई के लिए। सिर्फ पढ़ाई के लिए? उसने फिर पूछा। हाँ, कंपल्सरी सब्जेक्ट सिर्फ आप हैं। सोने से कबल दुआ भी मांगती हूँ, सिर्फ एक दुआ। वो कहने लगा, दुआएं देखभाल कर मांगनी चाहिए। अच्छा तो फिर आप अपनी तस्वीर भेज दें, देख कर मांग लूंगी। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो गंभीर लहजे में कहने लगा, बाज़-औक़ात दुआओं की अदम कबूलियत से ज्यादा दुख उनकी कबूलियत पर होता है। मुराद के पीछे पीछे बाज़-औक़ात बिन बुलाए नदामत और पशेमानी भी चली आती है। कभी यूनिवर्सिटी से वापसी पर भूख प्यास के आलम में चिलचिलाती धूप के नीचे बस का इंतजार तो किया होगा आपने? हाँ किया है, मैंने ज़हन पर जोर देते हुए कहा। उस वक्त दिल से एक ही दुआ निकलती है, मतलूबा बस जल्दी आ जाए और बैठने के लिए खाली निशस्त भी हो। फिर चंद लम्हों में मतलूबा बस आ जाती है खाली निशस्तों से के साथ। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मैंने फिर असबात में जवाब दिया। अभी सफर करते हुए 2 स्टॉप ही नहीं गुजरते कि वो शुक्रगुजारी की कैफियत खत्म हो जाती है। फिर दिल में ख्याल आता है, अरे ये तो कबूलियत की घड़ी थी, कुछ और मांग लिया होता, गाड़ी ही मांग ली होती। कॉलेज के जमाने में ऐसा भी कई मर्तबा हुआ था। मुझे एक एक करके वो सारे वाक़े याद आ गए, लेकिन मैंने जवाब देने से गुरेज किया। उसे भी अब शायद मेरी तस्दीक की जरूरत नहीं थी। एक लम्हे के इंतजार के बाद वो कहने लगा, जिस तरह बाज़-औक़ात हर तरह की छान पटक के बावजूद कुछ अरसे बाद दामाद के इंतखाब में वालिदैन को गलती का एहसास होता है, इस तरह दुआ के इंतखाब में भी बाज़-औक़ात कुछ ऐसी ही पशेमानी होती है, लेकिन वक्त निकल चुका होता है।
हम अक्सर वो दुआ मांगते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती, फिर हमें वो मिल भी जाता है जिसकी हम तमन्ना करते हैं। बाकी उम्र आहें भरने के लिए देने वाला बेनियाज भी है। मैंने कहा जब जरूरत बस की हो तो बस की ही दुआ मांगी जाती है। बोन त्यारा घर के आगे लैंड नहीं कर सकता। अपनी बात को इस तरह टाले जाने पर बुरा मनाए बगैर वो बोला, ये बुखार में मुब्तला शख्स भी अजीब मामला होता है। बीमारी में उसका दिल चटपटी चीजों के लिए मचलता है, हालांकि वो इसके लिए सख्त मुजर होती है। सागुदाना, दलिया और दूसरी फीकी उबली हुई चीजों को देखकर वो जिद पकड़ लेता है, हालांकि वो उसके लिए मुफीद होती हैं। लेकिन बुखार पर क्या दोष धरना, बुखार तो बुखार होता है, चाहे वो वक्ती फरीफ्तगी का ही क्यों ना हो। मैंने चिढ़कर कहा, तुम्हें तो पता है ना मोहब्बत क्या है, तुम्हें ही तो पता है, क्योंकि तुम कैस के कदमों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हो। तुम ही बता दो, क्योंकि आइंदा सदी में तो तुम ही इश्क का हवाला होगे। बता दूंगा, वो मेरे तंज को यकसर नजरअंदाज करते हुए बोला। अभी बताओ, बातें तो ऐसे करते हो जैसे मरते हुए फरहाद अपना पेशा तुम्हें सौंप कर गया था। ये जो मोहब्बत है ना, ये बस करते चले जाने का नाम है, जैसे किसी गर्ज के बगैर माँ के हाथों शीरख्वार बच्चे की परवरिश या जमीन की सूरज के गिर्द गर्दिश। ये वक्ती लगावट या गोश्त के बाजार में तजारत के हफ्ते में 2-3 रोज नागा हो या किसी आबद की इबादत की तरह है। ये किसी आबद की इबादत की तरह है। मोहब्बत किसी दरिया के सैलाबी रेले की तरह कम ज़र्फ नहीं जो अपने आप में ना समा सके और उछलकर किनारों से बाहर आ जाए और फिर कुछ अरसे बाद जौहर में तब्दील हो जाए। ये एक अमले मुसलसल है, जैसे समुंदर में लहरों का तसलसल। किसी तातुल के बगैर मौज तर मौज उठने वाले इस सिलसिले का नाम ही मोहब्बत है। कभी साहिल पर बैठकर उन लहरों का मुशाहिदा किया है। घंटों गुजर जाते हैं, बेजारी नहीं होती। पता है क्यों? हर लहर जब साहिल पर पहुंचती है तो यूं लगता है कि जैसे दामन में जो कुछ है उसे साहिल की नजर कर रही हो, अपना आप निछावर कर रही हो। जैसे सफर की सारी सोबतें बस मतलूब के कदमों पर दम तोड़ने के लिए बर्दाश्त करती हो। आगे बढ़ते हुए कितनी सरकशी और दीवानगी होती है, कैसे फख्र से सीना फैलाए। सीना फैलाए हुए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे मतलूब तक पहुंचती है तो कितनी नरमी आ जाती है। इश्क करना तो बस कोई इन मौजों से सीखे। मोहब्बत के समंदर की लहरें हर वक्त अपने जोबन पर होती हैं, क्योंकि उसका चांद कभी ढलता नहीं। समंदर में उतरने के लिए माहर पैराक होना शर्त है। मोहब्बत के समंदर में डूबने का हौसला। मैंने पूरी रात समुंदर के किनारे और बीच समंदर में गुजारी है। मुझे कभी उकताहट नहीं हुई। किनारे पर खड़े हों तो साहिल पर दम तोड़ती हुई मौजों को देखकर यूं लगता है कि जैसे मुकद्दस फरीजे की अदायगी में मसरूफ अमल हो। लहरों में तवील सफर की कोई थकन, कोई झुंझलाहट होती है और ना ही अंजाम का खौफ। बस एक वारफ्तगी होती है, सरशारी होती है। वो किसी और ही आलम में बोले चला जा रहा था। कहने लगा, मुझे तो बस इतना ही पता। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। फोन रखने से कबल वो अचानक बोला, जैसे कुछ याद आ गया। बड़ी आम और सादा सी बात है, तुमने भी यकीनन सुन रखी होगी। मोहब्बत हर कसो नाकस के बस की बात नहीं। हर कोई मोहब्बत की ताब नहीं ला सकता। उसके बाद कितने ही रोज गुजर गए, उसके मामूल में कोई तब्दीली नहीं आई। मुझे कभी उसके फोन का इंतजार नहीं करना पड़ा था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसे कोई काम पड़ गया हो। कई दिनों बाद मुझे पता चला कि घंटों उससे बातें करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी की तातीलात का फायदा उठाते हुए सोने की तैयारी कर रही होती हूँ और उस वक्त वो अपनी जॉब पर जाने की तैयारी कर रहा होता। मैंने उसे पूछा, तुम रात भर जागने के बाद सुबह अपने ऑफिस के लिए किस तरह निकल पड़ते हो? तुम्हें मुश्किल नहीं होती? वो कहने लगा, अपनी मर्जी से किसी के लिए की गई शब्बेदारियों का सिला मिलता है और दिन का सिर्फ मुआवजा। सिला मुआवजे से बदरजा बेहतर है, बल्कि उन दोनों का मुआवजा करना भी हमाकत है। बात आई गई होगी। मैंने भी कभी उससे नहीं कहा कि तुम रोज फोन ना किया करो। कई घंटों की गुफ्तगू के बाद जब वो इजाजत तलब करता तो मैं साफ इनकार कर देती। कभी मोहब्बत खुदगर्ज भी हो जाती है। उसने भी कभी इस मामले में बहस मुबाहिसा नहीं किया। यूनिवर्सिटी की तातीलात खत्म होने के करीब थी और अब मुझ पर वो जुनून की कैफियत बाकी नहीं रही थी। उसकी दस्तरस में होने के एहसास ने इत्मीनान बख्श दिया था, या तवील नशिस्तों ने जैसे सारी बातें खत्म कर दी थी। वो भी सुनाने से ज्यादा अब सुनने पर मायल था। मुझे अब उससे गुफ्तगू करते हुए नींद सी आने लगती, मुसलसल जमाइयां आती और कभी कभी तो बेजारी सी भी होने लगती। हमारी गुफ्तगू में कई मिनट का वक्फा होता। मैं कभी ज्यादा देर खामोश रहती तो वो फोन रखने की बजाय मासूमियत से पूछता, आप बोलती क्यों नहीं है? क्या आप सो गई हैं या आपको नींद आ रही है? अरे आपको तो मुझसे मोहब्बत थी ना।
ये कैसी मोहब्बत है कि मैं आपके लिए जाग रहा हूँ और आप सो रही हैं। मुझे वो अक्सर एहसास दिलाता, तुम्हारे लहजे की पहले की सी शगुफ्तगी कहाँ गायब हो गई? शायद आप बेजार आ गई। फिर जैसे उसे जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। मैंने थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद कहा कि मुझे नींद आ रही है। इस हफ्ते में तीसरी मर्तबा मैंने ये बात कही थी। वो कहने लगा, मैंने कहा था ना, आपसे हर कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, ना ही सह सकता। हाँ, मैंने भी इतराफ किया था कि मोहब्बत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैंने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। अरे नहीं, मैंने कभी ये दावा नहीं किया, लेकिन अब आप ही बताएं, सारी उम्र साथ निभाने का इकरार चाहती थी ना आप, अब एक माह में ही उकताहट क्यों आ गई? चलो आज कुछ बातें कर लेते हैं, कल से आप आराम की नींद लीजिएगा। मेरे किसी जवाब से बेशतर ही वो दोबारा गोया हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि ये मोहब्बत बस करते चले जाने का नाम है, आतिशबाजी की तरह शू करके बुलंद होने और चंद लम्हों के लिए रोशनियां बखेर कर वापस जमीन पर आ गिरने का नाम नहीं है। ये किसी मोहब्बत में दो जानों बैठकर दिल को संदल की तरह आहिस्ता आहिस्ता सुलगाने का नाम है। मैं आपको जिद, वक्ती फरीफ्तगी और मोहब्बत में फर्क नहीं समझा सका, या आप समझना भी नहीं चाहती थी। बहुत से लैला मजनू बने फिरने वाले भी नहीं समझते। इस बात के रेले की जद में आकर कई लोग चाकुओं से अपने बाजुओं पर किसी का नाम तो कंधा कर लेते हैं, लेकिन जब ये आंधी थमती है तो दिल से नक्श भी मिटा डालती है। फिर कमीज के कफ ऊपर करके बड़े फख्र से घूमने वाले सख्त गर्मी में भी पूरे बाजुओं की शर्ट पहनते हैं। मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे थे और वो अपनी डगर पर लौट आया था और कहने लगा, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। बहुत सी बातें अब आसानी से समझ में आ जाएंगी। बाज बच्चों को माँ से नजर बचाकर माचिस गायब करने और फिर किसी कोने में बैठकर एक एक दिया सलाई जलाने का जुनून होता है। उनका एक इलाज तो यह है कि माचिस उनकी दस्तरस से दूर कर दी जाए, लेकिन इससे उन पर माचिस के हसूल की धुन सवार हो जाती है और वो मौके की तलाश में लगे रहते हैं। बेहतर तरीका यह है कि उनके सामने माचिसों का ढेर लगा दिया जाए और उन्हें अपने सामने बिठाकर एक एक दिया सलाई जलानी दी जाए। उमूमन चंद दिया सलाई जलाने के बाद ही ऐसे बच्चे हाथ झाड़कर खड़े हो जाते हैं। चंद माचिसों का ज़िया तो होता है, मगर फिर वो माचिस को माचिस ही समझते हैं। मैंने आपके मामले में पहले तरीका इलाज की नाकामी के बाद दूसरा तरीका इख्तियार किया। मैं चाहता तो इस मामले को तूल देता रहता, तुम बात करने को तरसती और मैं चंद मिनट की गुफ्तगू करके फोन रख देता, तो ये उकताहट कभी ना होती। तुम्हारी तलब इंतहा को पहुंच जाती, लेकिन हवस परस्ती इलाज को तूल देने पर मजबूर करती है, मुस्याही नहीं। आपके मर्ज को फाका हो चुका है, मालिज को इजाजत दीजिए, हमारा काम खत्म हुआ। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं आइंदा आपको फोन नहीं करूंगा। मेरी नींद काफूर हो चुकी थी, दिमाग साए साए कर रहा था। उसके अल्फाज मेरे सर पर तोड़े की तरह बरस रहे थे। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरी निगाहों के सामने से कोई पर्दा हट गया हो, कोई ना समझ में आने वाला नुक्ता यहाँ हो गया हो, कोई बरसों की गिरह अचानक खुल गई हो। उसकी सारी पिछली बातें मुझे एक एक करके याद आ रही थी। उसके बिला नागा फोन में पिन्हा मकसद। मुझे उस लम्हे ये एहसास हुआ कि दर हकीकत उससे मोहब्बत तो मुझे आज हुई है, शदीद मोहब्बत, पक्के रंगों की हामिल मोहब्बत। मैं एकदम जैसे ट्रांस की कैफियत से बाहर निकल आई और फिर उसके बाद जैसे मुझ पर ऑस्ट्रेलिया का दौरा पड़ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, फोन बंद मत करना प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, अभी तो बहुत सी बातें करनी है मुझे, कोई उकताहट नहीं। तुम जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे बात करो। तुम्हें क्या पता, मैं तो पता नहीं कब से जाग रही हूँ और अब भी जाग रही हूँ। देखो, अब तो शब्द ढलनी शुरू हुई है, अब वो फूटेगी, शहर की नर्म और दिल की रोशनी फैलेगी। कितना जाफजा मंजर होता है। उस वक्त के इंतजार में तो मैंने इतनी तवील शब काटी थी, वो बदस्तूर खामोश था। फिर जब वो दोबारा गोया हुआ तो जैसे कुछ जब्त करने की कोशिश कर रहा हो। एक तो ये मरीजों का भी अजीब मामला है। बाज मरीजों को नफ्सियाती असर डालने के लिए नींद की गोलियां दी जाती हैं। ये महज गोलियां होती हैं, महज गोलियां। बाज को तंदुरुस्त होने के बावजूद अगर पता चल जाए तो फिर से अपने आप को बीमार समझने लगता है। मेरी कैफियत उस फर्द की सी थी जिसका पांव आखिरी सीढ़ी से फिसल गया हो और वो एक हाथ के सहारे से लटका हुआ फिजा में झूल रहा हो और हाथ की गिरफ्त अब छूटी कि तब छूटी। पहली बार उससे गुफ्तगू करते हुए मैंने अपने आप पर जब्त न रख सका और फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में मेरी सिसकियां गूंज रही थी। मैं कहने लगा, इन आंसुओं को संभाल कर रखो, ये किसी की अमानत है और ताकतवर की अमानत में तो खयानत का ख्याल भी कभी दिल में मत लाना।
जिसका अता करदा ये खजीना है, जूं जूं वक्त मिले अपनी तन्हाइयों में उसी को लौटाना। सिर्फ वही है जो इन सच्चे मोतियों की असल कद्र कीमत से आगाह है और उसका बेहतरीन बदल देता है। उसे अगर ये आप गिने अजीज ना हो तो वो शायद हमारी जिंदगियों में गम का शायबा भी भटकने ना दे। मैंने सिसकते हुए कहा, तुम राब्ता रखो या ना रखो, मैं सारी उम्र जागूंगी। एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकूंगी, मरते दम तक तुम्हारी मुंतज़िर रहूंगी। वो मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए कर्बनाक लहजे में बोला, रातों को जागकर उसे याद करने का क्या फायदा जिसे तुम्हारी शब्बेदारियों की खबर भी ना हो और ना ही परवाह। जब तुम उसके लिए गिरिया उजारी कर रही हो, क्या खबर वो उस वक्त नींद की किन वादियों में गुम हो। अपनी जान हल्कान करने का क्या फायदा। रोते रोते मेरी हिचकी बन गई थी। मुझे एहसास हुआ कि उसकी आवाज रुंध गई है और वो अपने आप पर जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मैंने कहा, तुम तो यही चाहते थे ना, अब तुम्हारी आवाज में लर्जिश क्यों है। वो बड़ी मुश्किल से अटक कर कहने लगा, वीदों और झाड़ फूंक पर एक दुनिया विश्वास रखती है। बाज टूट के सीना बसीना मुंतकिल होते चले आ रहे हैं। अब भी बाज लोगों का कोई मर्ज पीछा न छोड़े तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो झाड़ फूंक करते हैं और कुछ अरसे के लिए ये खुद मोल ले लेते हैं और मरीज तंदुरुस्त हो जाता है। या तुमने सुना होगा कि बाज लोग अपनी किसी अजीज तरीन हस्ती को जान कुनी के आलम में देखकर शिफा देने वाले से दुआ करते हैं कि इसका मर्ज मुझे देकर मेरी तंदुरुस्ती उसे सौंप दे। दिल की गहराइयों से निकली हुई ये दुआ असर करती है। बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ जानवर हो जाता है और बिस्तर के गिर्द बेचैनी से टहलने वाला लहद में मुआलिज को अपने मरीज से उनसियत भी हो जाती है और मुझे लोगों के ये इमराज लेने की आदत सी हो गई है। मुझे पूरी तरह यकीन हो चला था कि अब मैं जितना चाहूं आहें भर लूं, जितना रो लूं, उससे दोबारा कभी राब्ता नहीं हो सकेगा। पूरी महारत से अपने बात मुझ तक पहुंचा चुका था। मैंने कहा, मैं तो लाइल्मी में कमजरफी के कर बैठी थी, तुम्हें तो पता था ना कि मोहब्बत क्या होती है। वो रंधे हुए लहजे में कहने लगा, अपनी तो सिर्फ निस्बत मोहब्बत करने वालों के कबीले से थी। मुझे तो ये इल्म था कि मोहब्बत करते चले जाने का नाम है चलते चले जाने और मिटते चले जाने का नाम है। मुझे पता था कि मोहब्बत तो वो हज है जिसमें कोई वकूफ नहीं होता, बस मुसलसल तवाफ होता है, और वो नमाज है जिसकी नीयत एक मर्तबा बांध ली जाए तो फिर सलाम फेरा जाता है और ना ही दिल। मुकम्मल हजूरी कल्ब ना हो तो ये नमाज साकत हो जाती है। मुझे इल्म था कि हिजर के दिनों में सफर की सोबतों से थक कर पड़ाव किया जाता है, ना मोहब्बत के तोहफों को आबले समझकर उनका शुमार किया जाता है। लेकिन मैं फिर भी मारा गया। मुझे ये सब कुछ समुंदर ने सिखाया, लेकिन मोहब्बतों में एक मौसम वो भी होता है जिसका इलाज समुंदर के पास भी नहीं होता। उसकी हालत भी काबिल रहम होती है। समुंदर जेली फिश की तरह लगता है। हाँ, मौसम सिर्फ सर्दी और गर्मी का नाम नहीं, एक अरसा हब्स का भी होता है। जैसे जिंदगी सिर्फ हयात और मौत का नाम नहीं, एक कैफियत हालत नज़ा की भी होती है। बस यूं ही मोहब्बतों में एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें हिजर का सोज होता है और ना विसाल की लज्जत। हाँ, इस मुश्किल और कठिन घड़ी में कोई नहीं होता मां सिवाय घुटन के, बेपनाह घुटन। सर्दी और गर्मी से लुत्फानंदोज होना और उससे बेनियाज होना भी मुमकिन है, लेकिन हब्स, खुदा की पनाह, उसे तो बस सहना पड़ता है। वक्त थम जाता है, घड़ी सदियों पर मुहित हो जाती है। इंसान को पूरी धरती पर कहीं जाए पनाह नहीं मिलती, ना कायनात में ना अपनी जात में। वो गम जिसे बांटने को कोई गम गुसार नहीं मिलता, ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। धाड़े मार कर रोना चाहता है और रो नहीं सकता, जीना चाहे तो जी नहीं सकता और मरना चाहे तो मर नहीं सकता। मैं इस हब्स को सहते हुए निढाल हो चुका हूँ। मुझे तो कुछ खबर नहीं कि मैं इसी हालत में जान दे दूंगा या बहार के ताजा हवा का पहला छौंका मेरी आखिरी सांस हो, जो भी हो। लेकिन मुझ में अब इतनी सकत नहीं कि मैं फिर से सफर का आगाज करूं। मुझे मेरी एक ही मोहब्बत काफी है। मोहब्बतों में मात खाने वाले इसी हब्स के हाथों मारे जाते हैं। जो हब्स को झेल गया वही रंग में रंगा गया, वही मर्दे मैदा, वही सिकंदर, बिफर कर उठने वाली लहर भी और पुरसकून समंदर भी।
भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं,